अरे क्या मैं आज की हमारी इस गहन चर्चा की शुरुआत एक बेहद अजीब और शायद थोड़ी असहज करने वाली बात से करूं? मतलब बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने लिविंग रूम में टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं। ठीक है, मैं कल्पना कर रहा हूँ। हाँ, तो टीवी पर आप देख रहे हैं कि मॉस्को के लाल चौक पर यानी रेड स्क्वायर पर दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक गरजते हुए जा रहे हैं। विशाल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें कतार में निकल रही हैं और हजारों सैनिक एक ही ताल में कदम ताल कर रहे हैं। बिल्कुल 9 मई की विजय दिवस वाली परेड। एग्जैक्टली। अब आप इसे देखकर क्या सोचेंगे? मेरा मतलब है, जाहिर सी बात है, कोई भी सामान्य इंसान इसे एक आक्रामक देश का अपनी सैन्य ताकत का एक खौफनाक प्रदर्शन ही मानेगा, है ना? हाँ, दुनिया भर में ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं। मीडिया भी हमें यही दिखाता है। वही तो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे दुनिया एक शक्ति प्रदर्शन या क्या कहते हैं, एक धमकी के रूप में देखती है, वो असल में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे विशाल चलती फिरती शोक सभा है। अरे बाप रे, चलती फिरती शोक सभा, ये तो एकदम ही अलग नजरिया हो गया, है ना? और आज की हमारी इस डीप डाइव का विषय यही विरोधाभास है। हमारे पास समाजशास्त्री चंद्रशेखर सिंह के नोट्स हैं और कुछ बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। और मेरे ख्याल से ये स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि आज का हमारा मिशन क्या है। बिल्कुल, हमारा मिशन आज किसी भी वर्तमान भू राजनीति या किसी मौजूदा युद्ध पर बहस करना नहीं है। एकदम सही बात है। हमारा उद्देश्य उस भारी भरकम सैन्य कवच को हटाना है और उसके नीचे छिपे उस अकल्पनीय बहुत ही गहरे मानवीय दर्द को समझना है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन सोवियत संघ के आम परिवारों ने झेला था। हाँ, और यही विरोधाभास ही ना इस पूरे विषय की धुरी है। मतलब हम अक्सर इतिहास को हमेशा विजेताओं और हथियारों के चश्मे से ही पढ़ते हैं। हाँ, और पश्चिमी मीडिया की अगर बात करें, खासकर हमारे स्रोतों में जर्मन मीडिया का जो जिक्र है, वो 9 मई की रिपोर्टिंग करते समय अपना कैमरा केवल उन मिसाइलों के चमकते स्टील पर फोकस करता है। मिसाइलें और सैनिकों के भारी बूटों की आवाज। बिल्कुल, लेकिन समाजशास्त्री चंद्रशेखर सिंह का जो शोध है ना, वो हमें एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाता है। अच्छा, तो वो किस दिशा में इशारा कर रहे हैं? वो बताते हैं कि रूसी परिवारों के लिए अगर आप बंद दरवाजों के पीछे देखें तो ये दिन कभी भी दुनिया को डराने या ताकत दिखाने के बारे में था ही नहीं। तो फिर ये दिन किस बारे में है उनके लिए? ये दिन विशुद्ध रूप से उस पीढ़ी को याद करने का दिन है जिसने फांसीवाद को हराने के लिए अपना सब कुछ होम कर दिया था। ये एक बहुत ही गहरा सुलगता हुआ शोक है और मीडिया की सुर्खियां इस शोक को पूरी तरह से मिस कर देती हैं। बिल्कुल मिस कर देती हैं। वो सिर्फ सतह को देखते हैं। लेकिन मुझे यहीं पर आपको थोड़ा रोकना होगा। हाँ, क्योंकि मुझे ना एक बात हजम नहीं हो रही है। हाँ, बताइए क्या बात है? मतलब अगर हम चंद्रशेखर सिंह की बात मान भी लें कि ये एक शोक सभा है, हाँ, तो वर्तमान की जो राजनीति है उसको देखते हुए ये तर्क थोड़ा, क्या कहूँ, थोड़ा भोला नहीं लगता? भोला किस मायने में? मेरा मतलब है, जब कोई देश अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को दुनिया के सामने परेड कराता है, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दर्शक उसे देखकर शोक महसूस करेंगे? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं। है ना? क्या उन हथियारों को देखकर डरना स्वाभाविक नहीं है? समाजशास्त्री उस सैन्य प्रदर्शन और आम लोगों के दुख को अलग अलग करके कैसे देख सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है और अक्सर लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। तो इसे समझने का सही तरीका क्या है? इसे समझने के लिए हमें उस प्रतीकात्मवाद को, यानी जो सिंबलिज्म है, उसके काम करने के तरीके को समझना होगा। आप जो कह रही हैं वो बाहरी दुनिया का नजरिया है। बाहरी दुनिया मतलब जो आज की राजनीति देखती है? एग्जैक्टली। बाहरी दुनिया आज की राजनीति देखती है, लेकिन रूस के भीतर एक आम नागरिक के लिए वो परेड कुछ और ही है। कुछ और ही है मतलब क्या? जो सैनिक उस परेड में मार्च कर रहे हैं ना, वो किसी अनाम सेना का हिस्सा भर नहीं है उनके लिए। वो एक प्रतीक है। प्रतीक? किस चीज का प्रतीक? वो सैनिक का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो 80 साल पहले मोर्चे पर गया था और कभी वापस नहीं लौटा। ओ बाप रे, मतलब वो एक तरह से अपने पुरखों को देख रहे हैं उस सैनिक में। बिल्कुल। जब 9 मई को एक बूढ़ी माँ या कोई परिवार उस परेड को देखता है तो उनका दिमाग उन वर्तमान हथियारों पर नहीं होता है। तो उनका दिमाग कहाँ होता है? उनका दिमाग उन पिताओं, माताओं और भाई बहनों की यादों में चला जाता है जो उस युद्ध में भयानक यातनाएं सहकर मारे गए थे। सिंह यही समझाना चाहते हैं कि राज्य या सरकार उस दिन का उपयोग चाहे जिस भी राजनीतिक संदेश के लिए करे, जनता के स्तर पर बात बिल्कुल अलग है। हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से ये दिन आज भी उस भयानक सामूहिक आघात या क्या कहते हैं कलेक्टिव ट्रॉमा को जीने का दिन है। कलेक्टिव ट्रॉमा, ये शब्द अक्सर मनोविज्ञान में उछाला जाता है, लेकिन अगर हम इसे जमीन पर उतारे तो इसका मतलब क्या है? जमीन पर इसका मतलब है एक ऐसा दर्द
जिसने पूरे के पूरे समाज को अंदर तक बदल कर रख दिया। तो क्या मीडिया का सिर्फ मशीनों पर ध्यान केंद्रित करना एक तरह का कोल्ड वॉर हैंगओवर है, मतलब शीत युद्ध का खुमार? हाँ, आप इसे बिल्कुल एक कोल्ड वॉर हैंगओवर कह सकती हैं। क्योंकि अगर आप केवल टैंकों की गिनती कर रहे हैं तो आप जानबूझकर इतिहास के सबसे बड़े जनसंहार को दरकिनार कर रहे हैं, उसे अनदेखा कर रहे हैं। सही कहा। हमारे स्रोतों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 9 मई मुख्य रूप से जर्मन फांसीवाद के खिलाफ लड़ते हुए जान गंवाने वाले लाखों पीड़ितों की याद का दिन है। और मीडिया की ये जो दृष्टिहीनता है, ये कोई संयोग नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जब पश्चिमी मीडिया इसे केवल पश्चिम के लिए एक खतरे के रूप में पेश करता है, तो वह एक बहुत ही जटिल ऐतिहासिक सच्चाई को बहुत सतही बना देता है, ओवर सिंप्लीफाई कर देता है, मतलब बहुत हल्का कर देता है मुद्दे को। हाँ, स्रोतों में राष्ट्रीय समाजवादी शासन के जिस आक्रामक युद्ध का जिक्र है, हमें उसके असल स्वरूप को समझना होगा। वो कोई आम युद्ध नहीं था ना, जहां दो सेनाएं केवल जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़ रही हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक वॉर ऑफ एनिहिलेशन का, यानी संपूर्ण विनाश का युद्ध। संपूर्ण विनाश, ये शब्द ही अपने आप में कितना डरावना है। इसका सीधा सा उद्देश्य तत्कालीन सोवियत संघ की आबादी को पूरी तरह से मिटा देना या उन्हें हमेशा के लिए गुलाम बना लेना था। मतलब पूरे के पूरे शहर राख में बदल दिए गए थे। हाँ, शहर के शहर जल गए। पूरी की पूरी पारिवारिक वंशावलियां, मेरा मतलब है फैमिली ट्रीज, हमेशा के लिए पृथ्वी के चेहरे से मिटा दी गई थीं। कोई बचा ही नहीं नाम लेने वाला। हे भगवान! और जब आप इतिहास के इतने भयानक सच को नजरअंदाज करके आज केवल ये नैरेटिव सेट करते हैं कि रूसी अपराधी हैं और पश्चिम पीड़ित, तो आप न केवल इतिहास को विकृत कर रहे हैं, बल्कि आप उन लाखों निर्दोष पीड़ितों की स्मृति का भी एक तरह से अपमान कर रहे हैं। ये नैरेटिव वाली बात ना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि मीडिया चीजों को साफ सुथरे खांचों में बांटना पसंद करता है। हाँ, ये अच्छे लोग हैं और ये बुरे लोग हैं वाला नजरिया। राजनीतिक संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन अतीत में एक पूरी आबादी ने जो पीड़ा झेली, उसे आज की राजनीति के चश्मे से झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसी बात से मैं उस दुख के स्केल या पैमाने पर आना चाहती हूँ। हाँ, वो पैमाना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि किताबों में हम अक्सर पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों लोगों की मौत हुई, लेकिन सच कहूं तो जब संख्या इतनी बड़ी हो जाती है ना, तो इंसानी दिमाग सुन्न पड़ जाता है। एकदम सुन्न पड़ जाता है। वो बस एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। इसे मैं ऐसे देखती हूँ जैसे आप विश्व के नक्शे पर एक विशाल महासागर को देख रहे हो। बहुत ही सटीक रूपक है ये महासागर, है ना? आपको पता है कि वो बहुत बड़ा है, लेकिन उस नक्शे को देखकर आप उस पानी की गहराई या उसकी ठंडक महसूस नहीं कर सकते। बिल्कुल। मानव मस्तिष्क विकासात्मक रूप से इतने बड़े पैमाने पर दुख को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। हम एक व्यक्ति के दुख पर रो सकते हैं, लेकिन लाखों पर नहीं। हाँ, जब संख्या लाखों में जाती है तो हमारी संवेदनाएं एक तरह से शट डाउन हो जाती हैं, हम बस ब्लैंक हो जाते हैं। और इसीलिए चंद्रशेखर सिंह के नोट्स में एक पंक्ति है जिसने मुझे सच में झकझोर कर रख दिया था। कौन सी पंक्ति? उसमें लिखा है कि रूस में ऐसा एक भी परिवार नहीं था जो इस युद्ध के कारण हुए दुख से अछूता रहा हो। एक भी परिवार नहीं? एक भी नहीं। जरा सोचिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तथ्य उस महासागर को ना नक्शे से उठाकर सीधा आपके घर के दरवाजे तक ले आता है। बिल्कुल, पानी आपके पैरों को छूने लगता है। हाँ, इसका मतलब है कि अगर आप उस दौर में किसी भी सड़क से गुजरते, किसी भी घर का दरवाजा खटखटाते, तो आपको अंदर एक रोता हुआ इंसान मिलता। कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसने अपना कोई ना खोया हो। और यही वो बिंदु है जहां राष्ट्रीय दुख जैसी अमूर्त अवधारणा एक ठोस व्यक्तिगत त्रासदी में बदल जाती है। एक भी परिवार अछूता नहीं रहा। इस एक छोटे से वाक्य के पीछे का समाजशास्त्र बहुत गहरा है। आप इसे थोड़ा और समझाएंगे? समाजशास्त्रीय नजरिए से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समाज का पूरा ताना बाना, जो सोशल फैब्रिक होता है ना, वो ही दुख के इर्द गिर्द फिर से बुना गया। मतलब दुख ही जीवन का आधार बन गया। हाँ, युद्ध के बाद के सालों में हर डाइनिंग टेबल पर एक खाली कुर्सी थी। हर घर की तस्वीर में कोई ऐसा था जो अब इस दुनिया में नहीं था। और हम यहाँ सिर्फ मोर्चे पर मरने वाले सैनिकों की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। हम उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जो भूख से मरे, जो बीमारियों से मरे, जिन्होंने अपने ही घरों को अपनी आंखों के सामने धू धू कर जलते हुए देखा। हाँ, ये एक ऐसा सामूहिक आघात था जिसने पीढ़ियों को, मतलब आने वाली कई नस्लों को मनोवैज्ञानिक रूप से बदल कर रख दिया। और सुंग का शोध यही इंगित करता है कि आप इस गहराई के दर्द को केवल मिसाइलों की परेड से तौल ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं तौल सकते, यह असंभव है। अगर हम इस दर्द को और करीब से समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि हमें उन बड़े आंकड़ों और राष्ट्रीय विमर्शों से बाहर निकलना ही होगा। हाँ, हमें जमीनी स्तर पर आना होगा। चलिए थोड़ा सूक्ष्म स्तर
स्तर पर यानी माइक्रो लेवल पर चलते हैं। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही मार्मिक दृश्य का जिक्र है, एक रेलवे स्टेशन का दृश्य। वो विदाई वाला दृश्य, वो बहुत ही रुला देने वाला हिस्सा है इस पूरे दस्तावेज का। हाँ, जब युद्ध की घोषणा हुई और युवाओं को मोर्चे पर भेजा जाने लगा तो उन रेलवे स्टेशनों पर जो विदाई हो रही थी वो कोई आम विदाई नहीं थी। वो विदाई असल में एक पूरी पीढ़ी के खत्म होने की शुरुआत थी। बाप रे, अगर हम उस दृश्य को समाजशास्त्रीय नजरिए से डिकोड करें तो वहां असल में क्या घट रहा था? अगर आप ध्यान दें तो वहां जो कुछ घट रहा था वो इंसानियत के सबसे नाजुक पलों में से एक था। कल्पना कीजिए, एक युवा सैनिक है जो शायद अभी अभी स्कूल या कॉलेज से ही निकला होगा। हाँ, मुश्किल से 18-20 साल का, अपनी नई वर्दी में खड़ा है और उसके माता पिता सामने खड़े हैं। उन माता पिता के चेहरे के दर्द की कल्पना कीजिए जरा। बिल्कुल, बेस प्रोपोगेंडा को नहीं देख रहे हैं जो शायद उस दिन के अखबारों में छप रहा हो। वे राष्ट्रवाद के नारे नहीं सुन रहे हैं। तो वे क्या देख रहे हैं? वे बस ये देख रहे हैं कि उनका बच्चा, उनके कलेजे का टुकड़ा एक ऐसी भट्टी में जा रहा है जहां से वापसी की उम्मीद लगभग शून्य है। और वे मुस्कुराने की, मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना, ताकि उनका बेटा कमजोर ना पड़े। बिल्कुल, वो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। और उसी प्लेटफॉर्म पर एक बहन है जो अपने भाई के गले लगकर फपक फपक कर रो रही है। हाँ, इन पलों में कोई राष्ट्रवाद नहीं होता, कोई राजनीति नहीं होती। इन पलों में केवल विशुद्ध मानवीय जुड़ाव और उसे हमेशा के लिए खोने का असीम भय होता है। और ये भय कितना वास्तविक था, ये तो हम सब इतिहास के पन्नों में देख ही चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे ना उस कहानी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया जो उस युवा सैनिक और उसकी मंगेतर के बारे में है। हाँ, वो वादा, वो वाकई में दिल तोड़ने वाली कहानी है ना? ट्रेन चलने वाली है, इंजन की सीटी बज रही है, भारी धुआं उठ रहा है और वो सैनिक मुड़कर अपनी मंगेतर की आंखों में देखता है और वो एक वादा करता है। हाँ, वो कहता है, मैं जल्दी आऊंगा, कुछ हफ्तों या शायद महीनों में, लेकिन जल्द ही, और फिर हम शादी करेंगे। जल्द ही, ये शब्द सुनने में कितने साधारण लगते हैं, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि युद्ध के संदर्भ में जल्दी या सून शायद मानव इतिहास का सबसे भारी और सबसे क्रूर शब्द है। क्रूर? आप क्रूर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? ये तो पूरी तरह से उम्मीद से भरा शब्द है ना? मैं इसे क्रूर इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये शब्द एक बहुत ही एक झूठी उम्मीद पर टिका होता है। झूठी उम्मीद। मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। मतलब वे परिवार, वे मंगेतर, वे माता पिता, वो अपना पूरा जीवन उसे एक जल्दी के सहारे गुजार देते हैं। हर बार जब दरवाजे पर दस्तक होती है, हाँ, हर बार जब डाकिया उनके मोहल्ले में आता है तो उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि शायद वो जल्दी आ गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि वो जल्दी अक्सर कभी नहीं आया। कभी नहीं आया। उस मंगेतर के लिए वो पल सिर्फ एक प्रेमी से बिछड़ने का पल नहीं था। तो वो क्या था? वो पल उस पूरे भविष्य के छिन जाने का पल था जो उसने अपने दिमाग में बुना था। उनका घर, उनके होने वाले बच्चे, उनका एक साथ बुढ़ापा काटना, सब कुछ उस रेलवे स्टेशन के ठंडे प्लेटफॉर्म पर हमेशा के लिए छूट गया। इस तरह से सोचने पर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गले में जैसे कुछ अटक सा जाता है। और आपकी ये बात ना उस मनोवैज्ञानिक तंत्र को, उस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है कि कैसे प्रतीक्षा यानी वेटिंग एक समाज को हमेशा के लिए बदल देती है। प्रतीक्षा, हाँ, जब लाखों महिलाएं, लाखों माता पिता एक साथ प्रतीक्षा कर रहे हों। और फिर वो प्रतीक्षा धीरे धीरे साल दर साल एक ठंडे और सुन कर देने वाले शोक में बदल जाए। यही वो चीज है जो 9 मई के डीएनए में है। एकदम सही। जब पश्चिमी मीडिया ये कहता है कि रूस युद्ध का जश्न मना रहा है तो वे ये बुनियादी बात नहीं समझ पाते कि जिस समाज ने इतना कुछ खोया हो वो कभी युद्ध का जश्न नहीं मना सकता। वे बस इस बात की तसल्ली कर रहे हैं कि उनकी वो अकल्पनीय कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। वे अपने उन लड़कों को याद कर रहे हैं जिन्होंने जल्दी ही वापस आने का वादा किया था पर आ नहीं पाए। तो अगर हम इस बात को वापस उस सैन्य परेड से जोड़ें, हाँ, उस टीवी स्क्रीन वाली छवि पर वापस चलते हैं। जब एक बूढ़ी महिला लाल चौक के किनारे खड़ी होकर उन विशाल आधुनिक टैंकों को गुजरते हुए देखती है तो वो वास्तव में क्या देख रही होती है? क्या वो उस लोहे और बारूद को देखकर गर्व महसूस कर रही है? नहीं, लोहे और बारूद से उसे कोई मतलब नहीं है। जब वो उस परेड को देखती है तो उसकी आंखों के सामने वो टैंक होता ही नहीं है। तो क्या होता है? उसकी आंखों के सामने वही रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म होता है। वो उस युवा सैनिक के चेहरे को याद कर रही होती है जो समय के साथ अब उसकी यादों में भी शायद धुंधला पड़ने लगा है। वो उस बहन के रोने की आवाज को सुन रही होती है जो धुएं और शोर में दब गई थी। बिल्कुल, वो परेड उनके लिए उन लाखों अधूरी कहानियों और टूटे हुए वादों को श्रद्धांजलि देने का महज एक तरीका है।
ये एक ऐसा शोक है जिसे पश्चिमी दुनिया ने अपने खुद के राजनीतिक पूर्वाग्रहों के कारण पूरी तरह से गलत समझ लिया है। और सिंह का पूरा काम यही तर्क देता है कि आपको वर्तमान की राजनीति को अतीत के वास्तविक और इतने गहरे दोहों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इतिहास को पूरी तरह से गलत तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। गलत तरीके से कैसे? मतलब हम किताबों में पढ़ते हैं कि अमुक देश ने अमुक लड़ाई जीती, इतनी सीमाएं बदल गईं, इतने समझौते या संधियां हुई। जो बड़े बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं। हाँ, लेकिन जो चीजें इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं होती वे हैं वो छोटी छोटी चिट्ठियां जो सैनिकों ने मोर्चे से लिखी, अपनी खाइयों से जो कभी उनके घरों तक नहीं पहुंची। वो चिट्ठियां जो खून और मिट्टी से सनी थीं। बिल्कुल। हम उन दरवाजों की चौखटों को इतिहास नहीं मानते जहां सालों तक यूं किसी की बूढ़ी आंखें किसी के लौटने की राह देखती रहीं। सही कहा आपने। इतिहास हमेशा मैक्रो लेवल पर लिखा जाता है, जनरलों, बड़े बड़े नेताओं और उनके फैसलों के नजरिए से। लेकिन झेला हमेशा माइक्रो लेवल पर जाता है, आम व्यक्तियों और परिवारों द्वारा। और जब हम उस माइक्रो लेवल के दर्द को नजरअंदाज करते हैं ना, तभी हम दूसरे समाजों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। हम उन्हें बस एक दुश्मन मान लेते हैं, इंसान नहीं। बिल्कुल। इस डीप डाइव के स्रोतों से सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें इतिहास को अधिक मानवीय, अधिक संवेदनशील और क्या कहते हैं, एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। हाँ, एम्पैथी की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि युद्ध में कोई भी कभी भी विजेता नहीं होता। कोई विजेता नहीं होता। नहीं। जब आप अपने लाखों युवाओं को खो देते हैं, जब आपके शहरों के शहर मलबे के ढेरों में बदल जाते हैं, तो आप जीतते नहीं हैं। तो फिर क्या होता है? आप बस दूसरे पक्ष की तुलना में थोड़ा कम हारते हैं। आप बस दूसरे पक्ष की तुलना में थोड़ा कम हारते हैं। बाप रे, बहुत ही गहरी बात है। और उस हार का, उस नुकसान का बोझ पीढ़ियों तक ढोना पड़ता है, जो हम आज भी 9 मई को देखते हैं। ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही मारक निष्कर्ष है। अगर हम इस पूरे विषय को समेटें तो आज हमने क्या समझा? हमने एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ा है। हाँ, एक ऐसा भ्रम जो टीवी स्क्रीन्स और अखबारों की सुर्खियों ने हमारे दिमाग में बहुत गहराई से बैठा दिया था। हमने देखा कि कैसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली और खौफनाक दिखने वाली परेड के पीछे दरअसल एक ऐसा दिल दहला देने वाला क्रंदन छिपा है, जिससे दुनिया ने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। और सही मायने में यही समाजशास्त्रीय शोध का असली काम है, उन चीजों को उजागर करना जो सतह पर बिल्कुल दिखाई नहीं देती। बिल्कुल। चंद्रशेखर सिंह के काम के माध्यम से हमने देखा कि कैसे मीडिया नैरेटिव्स, शीत युद्ध की मानसिकता और वर्तमान भू राजनीति मिलकर हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह से धुंधला कर देते हैं। और अगर हम उस धुंधले चश्मे को उतारें, तभी हम उस माँ के दर्द को समझ पाएंगे जिसने अपने बेटे को हमेशा के लिए विदा किया। और उस मंगेतर की पीड़ा को महसूस कर पाएंगे जिसका पूरा जीवन उसे एक जल्दी ही वाले वादे के इंतजार में ही बीत गया। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि दर्द का या दुख का कोई भी एकाधिकार या मोनोपोली नहीं होती। सही बात है। एक रूसी परिवार का दुख उतना ही गहरा, उतना ही वास्तविक है जितना दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में युद्ध झेलने वाले परिवार का होता है। और यही बात इस चर्चा को इतना महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि जब हम ये भूल जाते हैं कि हमारे तथाकथित दुश्मन या दूसरे देशों के नागरिक भी हमारी तरह इंसान हैं, वो जो उसी तरह दर्द महसूस करते हैं, उसी तरह अपनों को खोने पर रोते हैं, तब हम कहीं न कहीं अपनी खुद की इंसानियत का एक हिस्सा खो देते हैं। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा ने हमें उस खोई हुई इंसानियत से दोबारा जोड़ा है। हमने उन भव्य ऐतिहासिक स्मारकों और हथियारों के पीछे छिपे उन आम चेहरों को देखा है जो आमतौर पर इतिहास के मोटे पन्नों में कहीं गुम हो जाते हैं। और ये जो समझ है, ये हमें आज के समय में भी बहुत बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है। वो कैसे? जब हम किसी भी देश या समाज के ऐतिहासिक सामूहिक आघात को समझते हैं, तो हम उनकी आज की प्रतिक्रियाओं, उनके वर्तमान डर और उनकी स्मृतियों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमें न केवल इतिहास का एक बेहतर छात्र बनाता है, बल्कि एक अधिक सहानुभूति रखने वाला इंसान भी बनाता है। बिल्कुल, एक बेहतर इंसान बनाता है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को खत्म करते हुए मैं आप सभी को एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ जो शायद आज रात आपको सोचने पर मजबूर कर दे। वो विचार क्या है? हम सब ने इतिहास की किताबें पढ़ी हैं। वे पन्ने अक्सर संधियों, नक्शों पर खींची गई नई लकीरों और सेनाओं की ताकतों के विवरण से भरे होते हैं। हमेशा से ऐसे ही होता है। लेकिन जरा सोचिए
क्या होता अगर हमारा इतिहास इन चीजों के आधार पर नहीं बल्कि उन अधूरे वादों के आधार पर लिखा जाता? अगर स्कूल में बच्चों को राजाओं और जनरलों की जीत के बजाय मोर्चे से लिखी गई उन आखिरी चिट्ठियों को पढ़ाया जाता जो कभी अपने पते पर नहीं पहुंची। हाँ, अगर इतिहास की नींव युद्धों के नतीजों पर नहीं बल्कि रेलवे स्टेशनों पर छलकते उन आंसुओं पर रखी जाती, तो क्या आज युद्ध, शक्ति, प्रदर्शन और इन भव्य स्मारकों को लेकर दुनिया का नजरिया पूरी तरह से अलग नहीं होता? शायद तब हम मिसाइलों की उस चमकती परेड को ताकत का नहीं बल्कि इंसानियत की सामूहिक विफलता का प्रतीक मानते। बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। अगली बार जब आप टीवी पर कोई सैन्य परेड देखें तो उन हथियारों के पीछे चलते हुए उन इंसानों को और उनके दर्द को जरूर याद कीजिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।